सो बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने डील किया था अ, वो फूड चेन और इकोलॉजिकल पैरामिड्स के साथ, जिसमें हमने लास्ट में कवर किए थे इकोलॉजिकल पैरामिड्स जो कि फूड चेन्स के डिफरेंट पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन सिर्फ फूड चेन, फूड वेब को नहीं। ठीक है, जो कि इस फूड चेन इस इकोलॉजिकल पैरामीटर की लिमिटेशन भी है कि ये फूड वेब को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है और फूड चेन नेचर में एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है इंडिविजुअली। ठीक है, और बच्चे हमारे पास इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के बाद अब हमें बात करनी है इकोलॉजिकल सक्सेशन की। इकोलॉजिकल सक्सेशन की, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन रिप्रेजेंट्स द चेंज। सक्सेशन मतलब फॉलो करना, ठीक है, सक्सीडर्स। तो बच्चे इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब चेंज इन वेजिटेशन, change in vegetation, species composition, species composition of a particular area with time. एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीशी कॉम्पोजिशन, वेजिटेशन और वहां का नेचर, वहां की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होना विद इन अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। उसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। तो बच्चे अभी तक हम बात करें, मिलियंस ऑफ इयर्स हो गए जिसके बाद जिस टाइम पे अर्थ एग्जिस्ट किया, यानी कि 4.5 बिलियन इयर्स अगो अर्थ जो है वो फॉर्म हुआ। फॉर्म होने के बाद अर्थ में बहुत सारी चेंजेस आई, इंक्लूडिंग लावा बर्स्ट हुआ, सरफेस क्रिएट हुआ, डिप्रेशन क्रिएट हुए। उस डिप्रेशन क्रिएट होने के दौरान कुछ लाइफ जो है वो भी क्रिएट हुई, वाटर में लाइफ की फॉर्मेशन हुई। क्या वही लाइफ या वैसी लाइफ और वैसी एरियाज आज एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। कुछ चेंजेस आई हैं टाइम के साथ, यानी कि टाइम जैसे जैसे पास करता जाता है ना, टाइम टू टाइम एक पर्टिकुलर एरिया में चेंजेस आती जाती हैं। उन चेंजेस को ही इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जा रहा है, ठीक है। अब बच्चे ये इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है, इसमें अलग अलग कम्युनिटीज बनती है। पहले कोई कम्युनिटी बनेगी, दूसरी कम्युनिटी बनेगी, तीसरी कम्युनिटी बनेगी, तो चेंज होती जाती है। और ऐसा होता है कि कई बार कुछ कम्युनिटी से मेंबर्स को एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर्स, और कई बार ऐसा होता है कि पुरानी कम्युनिटी खत्म हो जाती है पूरी की पूरी और नई कम्युनिटी आके एग्जिस्ट करती है, जिसमें नए मेंबर्स होते हैं विद मोर अडेप्टिव फीचर्स। तो मुझे चेंज जो है वो हो ही इसीलिए रहा है ताकि ऑर्गेनिज्म जो है जो वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है वो अडेप्टेशंस के साथ हो। तो विद चेंजिंग एनवायरमेंट, with changing environment, area composition and species need to be changed. तो बच्चे वहां की कंपोजिशन और स्पीशी का चेंज होना जरूरी है, क्योंकि एनवायरमेंट में को एग्जिस्ट करने के लिए वैसे ही बैलेंस अरेंजमेंट आना जरूरी है। और जब एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म को धीरे धीरे टाइम लगता है कि एनवायरमेंट के साथ वो पैरेलली को एग्जिस्ट कर पाए। तो पैरेलली को एग्जिस्ट करने के लिए वो अपने में चेंजेस ला रहा है, ठीक है। तो बच्चे अब ये सक्सेशन जिसमें एनवायरमेंट के साथ चेंज हो रही है, स्पीशी में, वेजिटेशन में, कंपोजिशन में, एरिया कंपोजिशन में, वो सक्सेशन दो तरह का होता है, ठीक है। दो तरह का होगा और वो सक्सेशन है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन।
प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, ये दो तरह के सक्सेशन है जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चे प्राइमरी सक्सेशन वो होता है जो उस एरिया में स्टार्ट हो जहां पे इनिशियली कोई वेजिटेशन नहीं होती है, ठीक है। इनिशियल वेजिटेशन कोई भी नहीं होती है, यानी कि वो सक्सेशन स्टार्ट होता है बेयर रॉक्स पे, या फिर कोई ऐसा पॉन्ड जो अभी नया बना है, या फिर लावा जो अभी सेट हुआ है, जो अभी ठंडा हुआ है, उस एरिया में जो सक्सेशन स्टार्ट होता है वो प्राइमरी सक्सेशन होता है। तो प्राइमरी सक्सेशन इज अ सक्सेशन स्टार्ट इन एन एरिया विद नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो, ठीक है। और बच्चे इस सक्सेशन के केस में जैसे हमने कहा ये स्टार्ट होता है इन बेयर रॉक्स, कूल्ड लावा, ठीक है, कूल्ड लावा हो, न्यूली फॉर्म पॉन्ड और लेक्स। तो यहाँ पे ये सक्सेशन स्टार्ट होगा, और बच्चे ये सक्सेशन बहुत ही ज्यादा स्लो रहता है, इट्स अ स्लो सक्सेशन, यानी कि बहुत ही स्लो प्रोसेस रहेगा। क्योंकि बच्चे अगर हम बात करें जैसे एक रॉक है, रॉक के ऊपर लाइफ स्टार्ट होनी है ना, तो लाइफ स्टार्ट होने के लिए इस रॉक में जरूरी है कि पहले प्रोड्यूसर्स आए, पहले वेजिटेशन आए, वेजिटेशन होगा तो ही बाकी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। तो वेजिटेशन के लिए सॉइल जरूरी है, ठीक है। तो बच्चे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए हमें चाहिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, वेदरिंग जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो है अभी तक नहीं हुआ होता ऐसे एरियाज में, जिसकी वजह से सक्सेशन बहुत स्लो होता है। तो सॉइल आएगी, उसके बाद इसमें प्लांट्स ग्रो करेंगे, उस सॉइल के आने के लिए पहले लाइकन्स को आना पड़ेगा, फिर सॉइल फॉर्मेशन को एनहांस करने के लिए ब्रायोफाइट्स को आना पड़ेगा। तो इस तरीके से वेजिटेशन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से प्राइमरी सक्सेशन को बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन रही अगर हम बात करें सेकेंडरी सक्सेशन की, तो इट्स अ सक्सेशन विच स्टार्ट्स इन एन एरिया विद प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जहां पे पहले से लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिजम्स पहले एग्जिस्ट करते होंगे, किसी ना किसी रीजन से वो खत्म हो गए या हो रहे होंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से वहां पे हमारे पास ऑलरेडी सॉइल होगी, ऑलरेडी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन ऐसे एरिया में स्टार्ट हुआ जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले ही नहीं थे, तो वहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल नियरली नहीं मिलता, ठीक है। तो सेकेंडरी सक्सेशन जो है इसी वजह से देखा जाए तो इट्स अ फास्टर सक्सेशन। ये फास्टर सक्सेशन है, क्यों है फास्टर? क्योंकि पहले से सॉइल एग्जिस्ट रहेगी, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एग्जिस्टेड रहेगा, और एक ऑर्गेनिक मैटर जो है वो लाइफ की फॉर्मेशन और उसके सपोर्ट को फास्ट बनाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर एग्जिस्टेड ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन होते हैं। लेकिन बच्चे इन सक्सेशन के दौरान अगर हम बात करें ना, तो जब से पहली कम्युनिटी जो प्राइमरी सक्सेशन होने के बाद आती है तो उसे पायनियर कम्युनिटी कहा जाता है। पायनियर कम्युनिटी, पायनियर कम्युनिटी वो होती है जो फर्स्ट इन्वेड करती है, इन्वेड्स एन एरिया, जो एक पर्टिकुलर एरिया में सबसे पहले इन्वेड करने को आएगी वो पायनियर कम्युनिटी है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी बीच में कम्युनिटीज आती है, 1 2 3 4 5 6, और अल्टीमेटली लास्ट में एक ऐसी कम्युनिटी होगी जो उस एनवायरमेंट के साथ पैरेलली एग्जिस्ट कर पाएगी बैलेंस्ड वे में। तो बैलेंस्ड वे में एग्जिस्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी आई तो दूसरी ने इमीडिएटली
इतनी ज्यादा अडेप्टेशन कर ली कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कोएग्जिस्ट कर रही है। ऐसा नहीं होता। तो बीच में बहुत सारी कम्युनिटीज आती हैं जिन्हें सेयर या सेयर्स कहा जाता है, और कह सकते हो सेरल कम्युनिटीज। तो सेरल कम्युनिटीज जो है वो आती है बीच में बहुत सारी, और ठीक है, अल्टीमेटली लास्ट में एक शेयर आता है और हमारे पास, जिसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, जो फाइनल कम्युनिटी होती है जो कि उस एनवायरमेंट में एफिशिएंटली एग्जिस्ट कर पाती है। ठीक है, तो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी। ठीक है, तो ये है हमारे पास सीक्वेंस, यानी कि प्राइमरी सक्सेशन के दौरान पायनियर कम्युनिटी आएगी। पायनियर कम्युनिटी सबसे पहली कम्युनिटी होती है, उसके बाद धीरे धीरे सक्सेशन होता जाता है, चेंजेस आती जाती है, बहुत सारी सेलर कम्युनिटीज और आएंगी, यानी कि इंटरमीडिएट कम्युनिटीज और आएंगी, और अल्टीमेटली क्लाइमेक्स कम्युनिटी बैलेंस्ड वे में आके वहां पे एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये है बच्चे हमारे पास सक्सेशन के दौरान सीक्वेंस। अब हम बात करेंगे दो तरह के सक्सेशन के, तीन तरह के सक्सेशन के बारे में। ठीक है, तो बच्चे वो दो तरह के सक्सेशन जो है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लीड करते हैं, जिसमें हमारे पास बैलेंस एनवायरनमेंट लाने की कोशिश की जाती है, और वहां पे उस एनवायरनमेंट के साथ वो बैलेंस्ड कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, चाहे वो प्लांट कम्युनिटी हो चाहे वो एनिमल कम्युनिटी हो। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चे अब बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स के सक्सेशन जो है अल्टीमेटली उस पर डिपेंड करता है एनिमल का सक्सेशन। तो प्लांट सक्सेशन जो है, यानी कि प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो फर्दर आगे ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास सक्सेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में, और वो एरिया डिफरेंट इकोसिस्टम हो सकता है, जैसे कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल में भी हमारे पास अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं जहाँ पे अलग अलग बायोम्स दिखेंगे, जैसे कि अगर बात करें डेजर्ट जहाँ पे बहुत ही ड्राईनेस है। ठीक है, तो बच्चे जिसकी वजह से अब हम ना एक दो तरह के सक्सेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हाइड्राक जो कि स्ट्रिक्टली वाटर बेस्ड सक्सेशन से जुड़ा है, एक्वेटिक सिस्टम के सक्सेशन से जुड़ा है। ठीक है, जो वेट एरियाज में होता है। तो बच्चे दूसरा होता है जेरिक सक्सेशन, जिराग सक्सेशन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास ये दो तरह के सक्सेशन है जो एग्जिस्ट करते हैं। तो हाइड्राक सक्सेशन होता है वेट एरियाज में, इट अकर्स इन वेट एरियाज। वेट एरियाज में ये हाइड्राक सक्सेशन होगा। तो बच्चे होता क्या है, जब यहाँ पे सक्सेशन होता है ना, तो हमारे पास वेट एरियाज से, यानी कि जहाँ पे बहुत सारा पानी है, जिसे हाइड्रिक एरिया कहते हैं, हाइड्रिक एरिया से धीरे धीरे प्लांट वेजिटेशन इस तरीके से बढ़ती है कि एक इंटरमीडिएट कंडीशन यानी कि मेसिक कंडीशन आ जाती है, यानी कि अभी बहुत सारा पानी है एक एरिया में। ठीक है, बहुत सारा पानी है एरिया में, वहां धीरे धीरे प्लांट जो है वो ग्रो करे। ठीक है, यहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो प्लांट जो है वो ग्रो कर गए, वो मर गए। ठीक है, उनकी डेथ हो गई। तो वो क्या हो गया, डेथ होने के बाद वो नीचे उसका डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो नीचे डिपॉजिट हो गया। अब बचे जो इनिशियल प्लांट्स थे वो तो खत्म हो गए, उनका ऑर्गेनिक मटेरियल लोअर साइड में डिपॉजिट हो गया। अब यही ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो न्यूट्रिएंट की तरह काम करेगा और नेक्स्ट लेयर ऑफ प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो और एफिशिएंट प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करते हुए ग्रो करेंगे। ठीक है, अब इनकी भी डेथ होगी तो लोअर साइड में और डिपॉजिट हो जाएगा, ये ऑर्गेनिक मैटर और डिपॉजिट होगा, तो उसके ऊपर और प्लांट्स ग्रो करेंगे, फिर वो मरेंगे, फिर एक और लेयर और ऑर्गेनिक मैटर की डिपॉजिट होगी। तो धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसके बाद यहाँ पे हमें वाटर ना दिख के पूरी एक लैंड एरिया दिखेगा, जहाँ पे ऊपर ट्रीज होंगे और अदर प्लांट्स होंगे।
ठीक है, मॉइस्चर होगा लेकिन सॉइल में होगा। ठीक है, तो बच्चे हाइड्रिक कंडीशन से मिजिक कंडीशन यानी कि मॉडरेट कंडीशन आ जाती है। तो सक्सेशन जो है वो इस तरीके से होता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल वाटर में लोअर बेस पे डिपॉजिट होता जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास मिजिक कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, यानी कि लैंड क्रिएट हो जाती है। तो पायनियर स्पीशी आई, सेरल स्पीशी आई, अल्टीमेटली हमारे पास क्लाइमेक्स स्पीशी आई और अब जाके मेजिक कंडीशन क्रिएट हो गया। वही अगर हम जिराफ कंडीशन की बात करें, जिराफ सक्सेशन की बात करें, तो बच्चे जिराफ सक्सेशन के दौरान हमारे पास वो प्रोग्रेसेस होती है, वो चेंजेस होती है जिस दौरान ड्राई एरिया में हमारे पास मॉइस्चर फिक्स होना शुरू हो जाता है, अल्टीमेटली वो मिजिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इट अकर्स इन ड्राई एरियाज। ठीक है, तो बच्चे जिराफ एरिया, ठीक है, तो बच्चे जिराफ कंडीशन के दौरान क्या हमारे पास मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। अब क्या हुआ, वहां पे इनिशियली पायनियर स्पीशी आई, पायनियर स्पीशी ने ट्रांसपिरेशन करना शुरू किया, वो उनकी डेथ हुई, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट हुआ और प्लांट्स ग्रो किए और ट्रांसपिरेशन हुआ। तो वहां पे धीरे 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 काफी 100 सालों और हजारों सालों में वहां पे मॉइस्चर जो है बढ़ना शुरू हो गया, वाटर फिक्सिंग इंक्रीज हो गई, सॉइल की क्वालिटी चेंज हो गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे पास मिजिक कंडीशन आ गई। तो बच्चे हमारे पास सक्सेशन जो है वो दो केस में हो रहे हैं, एक तो वेट एरियाज में जिसे हाइड्राफ सक्सेशन कहा जाता है और दूसरा ड्राई एरिया जिसे जिराफ कहा जाता है। लेकिन दोनों केसेस में अगर देखा जाए ना, सक्सेशन इस डायरेक्शन में होता है कि दोनों एक ही तरफ ग्रो करते हैं, यानी कि मेजिक कंडीशन की तरफ। ठीक है, तो सक्सेशन चाहे किसी भी केस में हो, सक्सेशन एक ही तरफ होता है यानी कि मेजिक कंडीशन में। और मैं अगेन बता दूं, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सारी स्पीशी खत्म हो जाए, कुछ स्पीशी जो है जो पायनियर स्पीशी की होती है, कुछ स्पीशी वो मोल्डेड और डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है अपकमिंग स्पीशी के साथ भी, यानी कि नेक्स्ट स्पीशी के साथ वो कोएग्जिस्ट भी कर सकती है बेटा। लेकिन बेटा उस केस में क्या होता है, हमारे पास जैसे कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई हमारे पास डिजास्टर हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया और उसके बाद फ्लड आ गया, उस दौरान हो सकता है हमारे पास सारी स्पीशी खत्म हो जाए और नई स्पीशी उसके ऊपर इन्वेड करे। ठीक है, पुरानी स्पीशी खत्म हो जाए और नई स्पीशी आके इन्वेड कर जाए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात उस दौरान ये होती है कि ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत सारा होता है, जिसकी वजह से नई स्पीशी बहुत ही सक्सेसफुली इन्वेड भी कर पाती है, सक्सेसफुली ग्रो भी कर पाती है। अदरवाइज हमारे पास वो कोएग्जिस्ट कर सकती है पुरानी स्पीशी और नई स्पीशी। तो इस तरीके से हमारे पास हाइड्रिक और मिजिक कंडीशन और मिजिक के बाद जिराफ कंडीशन। तो बच्चे दोनों केसेस में हाइड्रिक और जिराफ कंडीशन, दोनों के केस में मिजिक कंडीशन ही अल्टीमेटली रीच करेगा। ठीक है, तो बच्चे ये है सक्सेशन। अब हम बात करेंगे सक्सेशन इन टेरेस्ट्रियल एरिया। टेरेस्ट्रियल एरिया हम पायनियर स्पीशीज से स्टार्ट करेंगे। टेरेस्ट्रियल एरिया में जैसे कि बेयर रॉक है, बेयर रॉक के ऊपर अब सक्सेशन स्टार्ट होना है। लेट्स से दिस इज अ रॉक। तो सबसे पहली स्पीशी यहाँ पे कौन सी टारगेट करेगी, तो सबसे पहली स्पीशी जो यहाँ पे ग्रो करेगी वो करेगी लाइकन्स। तो लाइकन्स जो है वो क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटी से रॉक की वेदरिंग को इनिशिएट और फास्ट करेंगे, जिसकी वजह से थिन लेयर और एक पाउडर्ड लेयर जो है वो रॉक के ऊपर क्रिएट हो जाएगी सॉइल की। तो सॉइल फॉर्मेशन को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, तो इट इनिशिएट्स सॉइल फॉर्मेशन। तो बच्चे लाइकन्स को एक्सेस जो है वो सॉइल की जरूरत नहीं होती, वो मॉइस्चर हवा से ही एक्वायर कर देते, तो इसीलिए सॉइल के बिना वो बेयर रॉक के ऊपर भी ग्रो कर जाएंगे, जिसके बाद वो एक्चुअली वेदरिंग के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो लाइकन्स के बाद इस बेयर रॉक पे ग्रो करना शुरू कर देंगे, बेयर रॉक में अब सॉइल की थिन लेयर बन गई है, अब इसमें ब्रायोफाइटा ग्रो कर सकते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो है बच्चे सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो इस पर्टिकुलर सक्सेशन का हिस्सा बनते हैं। अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करें तो प्राइमरी सक्सेशन,
से स्टार्ट किया हमने। तो ब्रायोफाइटा जो है वो लाइकेंस के बाद जगह बनाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, ब्रायोफाइटा में ये टेंडेंसी है कि वो थिन फिल्म ऑफ सॉइल के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा थिक लेयर नहीं चाहिए, थिक सॉइल, थिक मास नहीं चाहिए सॉइल का। और सॉइल में वहां पे ग्रो करते हुए अपनी रूट्स को, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को स्प्रेड करते हुए अल्टीमेटली वहां पे ग्रो करते हैं बेटा। और ग्रो करने के दौरान वेदरिंग के प्रोसेस को और फास्ट करके सॉइल की फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं। तो बच्चे लाइकेंस ने सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया और ब्रायोफाइटा ने फास्ट किया वेदरिंग प्रोसेस को, फास्टेंस वेदरिंग प्रोसेस, वेदरिंग प्रोसेस को और फास्ट किया, जिसके बाद सॉइल फॉर्मेशन हुआ। तो सॉइल फॉर्मेशन जिसके बाद बाकी स्पीशीज ने, बाकी प्लांट स्पीशीज ने इन्वेड कर दिया। सो थर्ड केस में अगर देखा जाए तो इन्वेजन ऑफ अदर प्लांट स्पीशीज। ठीक है, सो इस तरीके से सक्सेशन टेरेस्ट्रियल एरिया में होता है। वही अगर हम एक्वेटिक सिस्टम में बात करें तो एक्वेटिक सिस्टम में भी हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि धीरे धीरे सक्सेशन का हिस्सा बनते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल एरिया में सबसे पहले लाइकेंस ही आएंगे अगर बेयर रॉक है, उसके बाद ब्रायोफाइटा ही आएगा और उसके बाद बाकी स्पीशीज को जगह मिलेगी, ताकि मिजिक कंडीशन क्रिएट हो सके, ताकि सॉइल क्रिएट हो सके, मिजिक कंडीशन आए। ठीक है, क्योंकि मिजिक कंडीशन ही अल्टीमेटली गोल है सक्सेशन का बेटा। ठीक है, मतलब क्लाइमेक्स कंडीशन जो है, क्लाइमेक्स स्पीशी के आने के लिए मिजिक कंडीशन ही फेवरेबल रहती है बेटा, इसीलिए। ठीक है, सो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास सक्सेशन कंप्लीट हो जाता है, मिजिक कंडीशन तक आ जाता है। और अब हम बात करेंगे एक्वेटिक सिस्टम में कि एक्वेटिक सिस्टम में किस तरीके से सक्सेशन। सो नाउ इकोलॉजिकल सक्सेशन इन हाइड्रार्क एरिया। ठीक है, यानी कि हाइड्रिक एरिया में किस तरीके से सक्सेशन होता है। ठीक है, सो हाइड्रिक एरिया में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो जगह लेते हैं वो लेते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। लेट्स से दिस इज अ वाटर सिस्टम, एक पॉन्ड है, ठीक है, जहां पे सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ होती है। फाइटोप्लैंक्टन सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है जो कि हाइड्रार्क कंडीशन में, हाइड्रार्क सक्सेशन के दौरान ग्रो करते हैं। तो यानी कि पायनियर स्पीशी हाइड्रार्क सक्सेशन के दौरान फाइटोप्लैंक्टन ही रहेगा। और इस फाइटोप्लैंक्टन के बाद हमारे पास अब आएंगे कुछ फ्लोटिंग प्लांट, सॉरी सबमर्ज प्लांट्स, जो कि बेंथिक रीजन में ग्रो करते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये फाइटोप्लैंक्टन जैसे जैसे मरना शुरू होंगे, डेथ होना शुरू होगी, इनका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो लोअर साइड डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो लोअर साइड डिपॉजिट हो जाने की वजह से यहाँ पे इकट्ठा होता है बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर, जिसकी वजह से हमारे पास सबमर्ज प्लांट्स जो हैं, जो रूटेड प्लांट्स ही होंगे, तो बच्चे सबमर्ज प्लांट्स जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अभी तक हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन से जो कि पैसिवली मूव करते हैं वाटर, उसके साथ वाटर के साथ मूव करेंगे, जैसे जैसे पैसिवली वाटर मूव करेगा उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। और उसके बाद जैसे जैसे इनकी डेथ होती जाएगी वैसे वैसे ऑर्गेनिक मैटर नीचे सेटल होता जाता है और हमारे पास रूटेड सबमर्ज प्लांट्स जो है वो ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे अब रूटेड सबमर्ज प्लांट्स ग्रो करेंगे और उसके बाद हमारे पास धीरे धीरे क्या होगा, इनकी भी डेथ होना शुरू होगी फर्दर। अब इन्वेजन सक्सेशन के दौरान और नई स्पीशी आएगी। अब बच्चे जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है सॉरी ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस यहाँ पे ये लेक जो है वो छोटा भी होता जाएगा, लेक छोटा होता जाएगा। और अब बच्चे नए प्लांट्स आएंगे जो रूटेड होंगे लेकिन फ्रीली सरफेस में वो प्रेजेंट रहेंगे।
यानी कि रूटेड सरफेस प्लांट्स। देख रहे हो हमारे पास ये प्लांट्स जो है वो रूटेड जरूर है, ठीक है, लेकिन फ्लोट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है। तो बच्चे रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स जो कि एंजियोस्पर्म्स होंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे इन रूटेड प्लांट्स के बाद हमारे पास फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आते हैं, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स ऊपर सीधे ऊपर जो है वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते रहेंगे, ठीक है। तो बच्चे अब हमारे पास इसके बाद इस तरीके से फ्लोटिंग प्लांट्स जो है वो इन्वेट करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हमारे पास सरफेस जो है वो बढ़ रही है, ऑर्गेनिक मैटर नीचे बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, रिकवर होता जाएगा। तो बच्चे अब ऊपर जो है वो प्लांट्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे वो प्लांट्स दिखेंगे जो धीरे धीरे इस एरिया में फ्लोट करते हुए दिखेंगे, सरफेस में विजिबल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जो फ्री फ्लोटिंग से प्लांट होंगे, क्योंकि अब काफी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऊपर आ गया। तो बच्चे अब फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे क्रिएट हो जाता है रीड स्वाम। तो रीड स्वाम क्रिएट हो जाएगा, रीड स्वाम स्टेज आ जाएगी यहाँ पे। तो उसके दौरान क्या होता है, हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। तो प्लांट्स जो है ना वो इस तरीके से ग्रो करना शुरू कर जाएंगे, बहुत सारे प्लांट्स जो है जो ऑर्गेनिक मैटर के साथ अटैच है वो नियरली वाटर सरफेस के अंदर की तरफ ही तो ग्रो करना शुरू कर जाएंगे, यानी कि रीड स्वाम क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद अब क्या होगा, कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो करेंगे जो सरफेस पे भी अब दिखना शुरू हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर काफी हद तक बढ़ गया, ठीक है। तो अब धीरे धीरे सरफेस पे प्लांट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। अब ऐसा लगेगा कि वाटर है ही नहीं, वाटर बहुत ही कम विजिबल होना शुरू हो जाएगा सरफेस पे, इस तरीके से। तो बिल्कुल बेस पे वाटर रहेगा यहाँ पे, बस। तो ये स्टेज कही जाती है बेटा मार्श मीडो स्टेज, ठीक है। लेकिन बच्चे मार्श मीडो स्टेज के बाद अब वो स्टेज आएगी जो कि फॉरेस्ट का इनिशिएशन करती है। अब ये स्टेज आ गई, इसे कहा जाता है स्क्रब स्टेज। स्क्रब स्टेज में अब ये हो गया वाटर नियरली खत्म ही, ठीक है, जिसमें हमें कुछ बेसिक प्लांट्स भी दिखेंगे, छोटे छोटे प्लांट्स जो कि यहाँ पे सरफेस पे दिखेंगे। मार्श मीडो स्टेज पे वैसे भी बहुत सारा मॉइस्चर होता है, बहुत सारी गीली और फ्लोटिंग मिट्टी रहती है, बट ये जो स्क्रब स्टेज आती है ना इस दौरान ऐसे नहीं होता, इस दौरान सॉइल जो है वो सॉलिड होना शुरू हो जाएगी और आपको कुछ ट्रीज भी दिखना शुरू हो जाएंगे इस स्टेज के दौरान, ठीक है। और अल्टीमेटली इस स्टेज के बाद क्रिएट हो जाता है एक फॉरेस्ट, एक डेंस फॉरेस्ट, जिसमें सॉइल के ऊपर मल्टीपल स्पीशी मिल जाती है। तो अब खुद देखो हाइड्रार्क कंडीशन से बेसिक कंडीशन आ गई, ठीक है। तो यही होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का एस्पेक्ट, यानी कि बेसिक कंडीशन ही अल्टीमेटली क्लाइमेक्स कंडीशन मानी जाती है। सो ये है बच्चे हाइड्रार्क सक्सेशन। सो बच्चे हमने दो कंपोनेंट्स अभी तक कर लिए हैं, प्रोडक्टिविटी और एनर्जी फ्लो, जिसके दौरान हमने सक्सेशन की भी बात की बेटा। तो अभी हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन, यानी कि थर्ड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। डिकम्पोजिशन मींस कन्वर्जन ऑफ inorganic matter called as detritus into inorganic matter। तो ऑर्गेनिक मैटर जिसे डेट्राइटिस कहा जाता है उसे इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहा जाता है, एंड दिस इज डन बाय डिकम्पोजर्स।
जिसे डिकम्पोजर्स कहा जाता है। तो डिकम्पोजर्स में हमारे पास मेनली आते हैं माइक्रोब्स, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, और फंजाई भी बहुत इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं बिकॉज दे आर सेप्रोफिटिक इन नेचर। सेप्रोफिटिक यानी कि बाहर एंजाइम से रिलीज करके फूड को डाइजेस्ट करते हैं और न्यूट्रिएंट जो रिक्वायर्ड है उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो सेप्रोफिटिक नेचर के होने की वजह से ये डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। और हाँ बच्चे, इकोलॉजिकल पायरामिड का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, पहला तो हमने डिस्कस अभी किया स्टार्टिंग में कि वो फूड वेब को इंक्लूड नहीं करता, जबकि नेचर में फूड वेब एग्जिस्ट करता है। तो दूसरा ड्रॉबैक ये भी है इकोलॉजिकल पायरामिड का कि उसने सैप्रोफाइट्स को कोई जगह ही नहीं दिया। सैप्रोफाइट्स जबकि जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं इकोसिस्टम का, उन्हें जगह ही नहीं दिया है, ठीक है। तो बच्चे, सैप्रोफाइट्स, फंजाई, माइक्रोब्स एंड यस डिकम्पोजर्स को डेट्राइटिवोर्स भी कहा जाता है क्योंकि वो डेड डिकेइंग और मैटर और डेट्राइटस पे फीड करते हैं। और बच्चे, इनफैक्ट हमारे पास इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में ना अर्थवर्म का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि वो बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स को ना छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में चेंज कर देता है, ठीक है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं इसमें कुछ स्टेप्स के साथ कि यहाँ पे डेट्राइटस को डिकम्पोज करने के लिए कुछ स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी कि ब्रेकिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, क्योंकि जैसे जैसे लार्ज पार्टिकल्स स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज होंगे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ताकि ये डिकम्पोजर्स जो हैं, जो माइक्रोब्स और फंजाई बच गए, ये इनके एंजाइम्स जो है वो अच्छे से एक्ट कर पाए उन स्मॉलर फ्रेगमेंट्स की। तो लार्जर फ्रेगमेंट्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट काम है अर्थवर्म का भी। अर्थवर्म ये काम बहुत एफिशिएंटली करता है, वो ब्रेक करता है बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। तो बच्चे, अब क्या हुआ, हमारे पास पार्टिकल्स बन गए, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए। अब इस प्रोसेस के दौरान अब हमें क्या चाहिए, फ्रेगमेंटेशन से लेके अब लास्ट तक जितने भी स्टेप्स होंगे ना, उस स्टेप्स के दौरान एक मैकेनिज्म जो है वो फॉलो किया जाता है बाय ऑर्गेनिजम्स और बाय डिकम्पोजर्स, दैट इज कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म जो है वो फॉलो होता है। कैटाबॉलिज्म इज द मेन प्रोसेस जो फ्रेगमेंटेशन के बाद से ही और उसके साथ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चे, कैटाबॉलिज्म के दौरान हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर चेंज होता है इनटू इनऑर्गेनिक मैटर, बॉन्ड्स टूटते हैं, सिंप्लीफाई होती है चीजें, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहा गया है बेटा, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म के दौरान जैसे जब फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, साथ ही में कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म के दौरान साथ ही में एक्टिविटी हो रही है, ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक में चेंज हो रहा है। पर कई बार होता है हमारे पास इस कैटाबॉलिज्म के दौरान ना सिंपल केमिकल्स रिलीज होते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि सॉइल के अंदर मूव कर जाते हैं बेटा, ठीक है। सॉइल के अंदर यानी कि ग्राउंड लेवल पे रीच कर जाते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। और बच्चे, प्रेसिपिटेट होने के बाद बिल्कुल सॉइल बेड तक रीच कर जाएंगे और वहां से ये सॉल्ट्स जो है वो डायरेक्टली हमारे पास सरफेस पे अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो बच्चे, ड्यूरिंग प्रोसेस और ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म some chemicals or nutrients precipitates deep into soil and becomes unavailable salts. उसके बाद उन्हें अनअवेलेबल सॉल्ट्स में गिना जाता है जो डायरेक्टली अब अवेलेबल नहीं रहेंगे, ठीक है। वो डीपली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और सॉइल के बिल्कुल अंदर चले जाते हैं। प्लांट जो जितनी भी चीजें एक्वायर करेगा वो कहाँ से एक्वायर करेगा, सॉइल से। तो सॉइल तक जो चीजें रहेंगी वो तो प्लांट को मिल जाएंगी, उसके अलावा हमारे पास जो है बाकी चीजें जो है जो नीचे चली गई
वो तो नहीं मिलेंगी। तो बच्चे अब प्लांट जो है वो इसको एक्वायर नहीं कर पाएगा, वो डीपली सॉल्ट्स की फॉर्म में अंदर चला जाएगा, वो कुछ ग्राउंड वाटर की हेल्प से हमें वापस मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अब बच्चे इसके अलावा बच्चे हमारे पास इस स्टेप्स के दौरान एक हमारे पास चीज फॉर्म होती है, ठीक है, जो सॉइल में कुछ एडिशनल चीजें ऐड करता है, दैट इज ह्यूमिफिकेशन की बात करते हैं। ह्यूमिफिकेशन यानी कि एडिशन ऑफ ह्यूमस, ठीक है, एडिशन ऑफ ह्यूमस इन सॉइल। तो डिकम्पोजिशन के दौरान ह्यूमस भी ऐड होता है सॉइल में। और बच्चे ये ह्यूमस क्या है? ह्यूमस जो है वो डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस है, बहुत ही डार्क कलर्ड होता है, एमोर्फस होता है। और बच्चे सबसे बड़ी बात, ये ह्यूमस जो है ना, बिल्कुल इस प्रोसेस के दौरान, कैटाबॉलिज्म के दौरान हमारे पास लीचिंग उन मिनरल्स की होती है, उन कंपोनेंट्स की होती है जो बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई हो चुके होते हैं, जो सॉल्ट्स बन चुके होते हैं, फर्दर डिग्रेडेशन नहीं हो सकता। बट ह्यूमिफिकेशन के दौरान हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि ऑर्गेनिक पार्टिकल्स ही रह जाते हैं, जो अभी तक पूरे खत्म नहीं हुए होते, पूरे डिकम्पोज नहीं हुए होते। तो ह्यूमस जो है वो अभी भी डिकम्पोज होना बाकी होता है। वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जो सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड करने की टेंडेंसी रखते हैं। लेकिन बच्चे पूरा डिकम्पोज इसका ना होना वो भी सॉइल के लिए बहुत बेटर रहता है, क्योंकि सॉइल को होल्ड करके सॉइल को पोरस बनाते हैं, सॉइल में एयर ट्रैपिंग टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज करते हैं और सॉइल को एक प्रॉपर टेक्सचर देते हैं, जो कि प्लांट के लिए जरूरी है। और बच्चे प्लांट जब ग्रो कर रहा होता है तो ह्यूमस जो है वो धीरे धीरे और डिकम्पोज होकर बाकी मिनरल्स को रिलीज करता है, ताकि प्लांट जो है वो लॉन्ग टाइम तक ग्रो कर सके। अदरवाइज जल्दी मिनरल्स बन जाएंगे, हम पानी दे रहे हैं, वो सीपिंग होता जाएगा और मिनरल्स डीपली चले जाएंगे सॉइल के अंदर। ठीक है। तो बच्चे ह्यूमस जो है वो डार्क कलर एमोर्फस सब्सटेंस है, ठीक है, जो माइक्रोबियल एक्शन की वजह से बनता है। तो बच्चे ये ह्यूमस जो है ना, इसीलिए क्रिएट होता है क्योंकि स्लो रेट डिकम्पोजिशन हो रही होती है। तो स्लो रेट डिकम्पोजिशन होने की वजह से ये हमारे पास ह्यूमस जो है वो एग्जिस्टेड फॉर्म में और फ्रेगमेंट फॉर्म में रह जाता है। तो स्लो रेट होने की वजह से ये सॉइल को तब तक के लिए टेक्सचर देने के लिए का काम करता है। ठीक है। तो मतलब इट इज कोलॉइडल एंड एक्ट्स एज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो मैंने कहा कि जब तक प्लांट ग्रो कर रहा है तब तक वो धीरे धीरे उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है। तो बच्चे अल्टीमेटली कुछ पार्ट जो था कैटाबॉलिज्म के दौरान मिनरल्स बने और लीचिंग हो गई, कुछ ह्यूमस की तरह रह गया, और कुछ जो है वो मिनरल्स बन गए जो सॉइल में ही रह जाते हैं, जो प्लांट एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है। तो बच्चे ह्यूमस जो है इट इज फर्दर डिग्रेडेड इनटू मिनरल्स, उसको फर्दर डिग्रेड किया जाता है इनटू मिनरल्स विच इज अवेलेबल टू प्लांट। क्योंकि जो पूरी तरह पहले ही डिग्रेड हो जाता है, वो पहले ही चांसेस है कि वो सॉइल में डिप इन चला जाए, यानी कि वो पूरा प्रेसिपिटेट होकर सीपिंग करके चला जाए। ठीक है। तो इसीलिए बच्चे हमारे पास ह्यूमस क्रिएट होता है, सॉइल को टेक्सचर दे रहा है और धीरे धीरे वो मिनरल्स को भी, मिनरल्स अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर करेगा बेटा। ठीक है। तो बच्चे अब कुछ चीजों के बारे में और बात करनी है, ठीक है, जो डिकम्पोजिशन से जुड़ी है, जो बताती है कि डिकम्पोजिशन जो है वो उसका रेट किस पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि डिकम्पोजिशन जो है इट इज एन ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस। ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी कि ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो जाके डिकम्पोजिशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज डिकम्पोजिशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन के दौरान जो जरूरी है वो है माइक्रोबियल एक्शन, और जब एरोबिक माइक्रोब्स काम कर रहे हैं बेटा, तो उनको काम करने के लिए और डाइजेशन करने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना। तो इसलिए बच्चे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है पहले तो होनी चाहिए। ठीक है।
तो बच्चे अब हमारे पास डेट्राइटस के कंपोजिशन की भी बात करते हैं, क्योंकि डेट्राइटस को ही और ऑर्गेनिक मैटर को ही वो करना, डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो बच्चे अगर हमारे पास लिग्निन और काइटिन है, लिग्निन और काइटिन है तो डिकम्पोजिशन जो है वो स्लोअर होगा। अगर डेट्राइटिस में लिग्निन और काइटिन होता है तो हमारे पास डिकम्पोजिशन स्लो होगा बट फास्टर होगा if nitrogen and soluble sugars are present। अगर soluble sugars present है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस और ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस फास्ट हो जाता है, क्योंकि जो मेन ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड सब्सटेंस है उसमें नाइट्रोजन मेन कंपोजिशन रहती है, तो फेवरेट फूड होगा। और शुगर्स जो है वो एनर्जी है, एनर्जी सोर्स है जो इन माइक्रोब्स को, इन ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो फिर भी ये हमारे पास फेवरेट फूड हुआ। ठीक है, तो बच्चे इसीलिए ऐसी चीजों को ये जल्दी एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे अब हमारे पास बाकी अगर हम चीजें बात करें तो टेम्परेचर और मॉइस्चर जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, तो इसीलिए बच्चे वो तो इफेक्ट करेगा ही करेगा माइक्रोबियल ग्रोथ को, तो अल्टीमेटली डिकम्पोजिशन को, तो वो भी मेंशन कर देते हैं। तो वार्म एंड मॉइस्ट टेम्परेचर होना चाहिए, एनवायरमेंट जो है वो वार्म और मॉइस्ट होना चाहिए, तो ही जाके थोड़ा फास्ट प्रोसेस होगा। ठीक है, क्योंकि माइक्रोबियल ग्रोथ है, ऑक्सीजन चाहिए होगा, वार्म कंडीशन चाहिए होगी, ठंड होगी तो माइक्रोब जो है वो हमारे पास लेटेंट फेज पे चले जाएंगे, मॉइस्ट कंडीशन होगी तो ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल है। तो मतलब जैसे जो चीजें माइक्रोबियल और ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के लिए फेवरेबल होंगी ना, वही डिकम्पोजिशन को फास्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चे ये हो गया हमारे पास डिकम्पोजिशन